बच्चों, कल हमने पढ़ा शीत युद्ध का अंत, कौन कौन से प्रमुख समझौते हुए थे और कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं थी। हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जब हमने पेपर प्रारंभ किया तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोल्ड वॉर कैसे ये शुरू होता है, कहाँ से ये शुरू होता है, कौन कौन से इसके चरण हैं, कैसे शीत युद्ध की प्रगति हुई, कैसे फिर देतांत की स्थितियां बनी और कैसे पुनः से दूसरे शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ और कौन कौन सी घटनाएं इस पूरे एक लंबे काल की रही है, इन सब का हम अध्ययन कर चुके हैं। कल हमने बच्चों बात करी थी शीत युद्ध के अंत की कि कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई है और कौन कौन से प्रमुख समझौते हुए जिनके कारण शीत युद्ध का अंत हुआ। हमने देखा कि किस तरह से दोनों सुपर पावर्स के नेतृत्व जो था उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है और सहयोगात्मक व्यवहार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सद्भावनापूर्ण वातावरण का जन्म होता है और शीत युद्ध के अंत के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो एक जो ऐसा पीरियड था जिसमें एक अनिश्चितता की स्थिति थी, तनाव की स्थिति थी, एक कटु जो दौर था उसका अंत होता है। तो शीत युद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो द्वितीय महायुद्ध के बाद की जो परिस्थितियां हैं उसका एक महत्वपूर्ण घटना है शीत युद्ध और काफ़ी लंबे समय तक यह स्थितियां चली। दोनों महाशक्तियों के बीच विचारधारा के अस्तित्व की लड़ाई थी, वर्चस्व के अस्तित्व की लड़ाई थी और कैसे दोनों महाशक्तियों ने एक दूसरे के विरोध में कार्य किया ये हमने जाना और शीत युद्ध का अंत को भी हम बच्चों कल हमने देखा कि किस प्रकार शीत युद्ध का अंत होता है। तो यह भी हमारे लिए जानना जरूरी होता है कि इतने लंबे समय से जो युद्ध चल रहा था दोनों महाशक्तियों के बीच, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, तो ऐसी कौन सी बातें थी या कौन से कारण थे जिसके कारण शीत युद्ध का अंत होता है। तो 1985 में हमने जैसा कि अध्ययन पूर्व में हम कर चुके हैं, सोवियत संघ का जो नेतृत्व था वह मिखाइल गोर्बाचोव के हाथों में आ गया था। जिस तरह से हम स्टालिन को शीत युद्ध के जनक के रूप में याद करते हैं, इसी तरह से गोर्बाचोव को शीत युद्ध का अंत करने वाले नेता के रूप में याद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्षेत्र में उन्होंने एक नई व्यवस्था प्रारंभ की जिसे ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका के नाम से जाना जाता है। गोर्बाचोव के नेतृत्व में समझौतावादी और उदार नीतियों का प्रारंभ हुआ और विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। पूर्वी यूरोप के देशों की स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र का समर्थन कर संयुक्त जर्मनी को नाटो की सदस्यता जारी रखने, वार्सा पैक्ट को भंग करने का निर्णय लेकर गोर्बाचोव ने जो यूरोपियंस थे उनका दिल जीत लिया। जर्मनी के जो लोग थे वो जो रियायतें दी गई थी उनसे बहुत ही वो खुश हो गए और इसी कारण से गोर्बाचोव को जो उनकी डिप्लोमेटिक जो उनके अचीवमेंट्स थे उसी कारण से उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। तो गोर्बाचोव की नीतियां कुछ इस तरह की रही कि वे उदार रहे, लोकतंत्र का उन्होंने समर्थन किया और अपने दृष्टिकोण को उदारवादी तरीके से रखते हुए शीत युद्ध के अंत की दिशा में उन्होंने अपनी नीतियों को आगे बढ़ाया। दूसरी हम बात करेंगे बच्चों 1980 के बाद की, जब सोवियत संघ एक आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था। बहुत पैसा शस्त्रों की होड़ में खर्च हो रहा था और स्थितियां बहुत ही खराब होती जा रही थी और जो आर्थिक प्रगति थी वो बहुत ही घटती जा रही थी, आर्थिक मंदी का शिकार हो रहा था। तो ऐसे में अब सोवियत संघ में इतना सामर्थ्य नहीं रह गया था कि वह शीत युद्ध की होड़ कर सके। वृद्धि दर घट गई थी, जो यंत्र थे, जो साजो सामान जो जिसको वो एक्सपोर्ट करते थे उसका भी अंश घट गया था, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे उसकी भी स्थिति खराब थी। तो जो इंडस्ट्रीज़ थी उनकी भी स्थिति बहुत ही खराब होने लग गई थी।
सोवियत अर्थव्यवस्था को खाड़ी युद्ध से भी बहुत चोट पहुंची, क्योंकि वह सोवियत शस्त्र भंडार की बिक्री के लिए घातक सिद्ध हुआ था। तो सोवियत संघ जैसा सुपर पावर आर्थिक संकट की स्थिति में आ गया था। तो नेतृत्व को ऐसा लगा कि जब शीत युद्ध समाप्त होगा तभी उनके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति होगी। इसी तरह से 1990 और 91 के जो वर्ष थे वह सोवियत संघ में बहुत उतार चढ़ाव के, बहुत बिखराव के रहे। 9 अगस्त 1991 को जब तख्ता पलट हुआ, गोर्बाचोव की लोकप्रियता को जबरदस्त धक्का लगा और विश्व शक्ति के रूप में सोवियत संघ की जो प्रतिष्ठा थी वह एक बीते जमाने की बात हो गई थी। सोवियत संघ की स्थिति में बहुत गिरावट आ गई थी। खाड़ी संकट के दौरान उसके द्वारा अमेरिका को दिए गए निष्क्रिय समर्थन से ही स्पष्ट यह बात हो गई थी। लेकिन इसकी चरम परिणति तब हुई जब गोर्बाचेव ग्रुप 7 की लंदन बैठक में जाकर पश्चिमी आर्थिक मदद जुटाने में विफल रहे और उनके अपने देश में अपने गणराज्यों ने जोर शोर से अपनी स्वायत्तता की मांग रखनी शुरू कर दी। तो जो एक बहुत बड़ी विश्व के जो मंच पे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो एक महाशक्ति थी, उसमें राजनीतिक बिखराव आने लगा। जो श्रमिकों के हितों की बात हमेशा इन साम्यवादी देशों ने रखी, लेकिन स्थितियां बहुत ही इनकी सोवियत संघ की बिगड़ती जा रही थी और जो सोवियत सरकार का केंद्रीकृत ढांचा भी नागरिक, सैनिक और अफसरशाही के क्षेत्रों में हो रहे नित्य नए परिवर्तनों के कारण चरमरा उठा और इसका परिणाम यही हुआ कि जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व जगत में जो एक महाशक्ति का स्थान रखता था सोवियत संघ, उसकी स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई। शीत युद्ध मुख्य रूप से विचारधाराओं के संघर्ष के साथ शुरू होने वाला एक संघर्ष था। सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के जो देश थे उन्होंने विकास का कम्युनिस्ट मॉडल अपनाया था, जिसकी विशेषता थी एक सर्वाधिकारवादी दल तथा केंद्रीकृत आदेशित अर्थव्यवस्था। लेकिन 90 के बाद के वर्षों में पूर्वी यूरोप के देशों में स्वतंत्र चुनाव, बहुदलीय लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ मार्केट इकोनॉमी को अपना लिया गया। 1990 में सोवियत संघ में भी साम्यवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया और मुक्त बाजार व्यवस्था स्वीकार कर ली गई। अब पश्चिम के देशों में और पूर्वी यूरोप के देशों में कोई अंतर नहीं रह गया था। सोवियत संघ को G7 देशों से आर्थिक सहायता मिलने की संभावना बढ़ गई। तो यह दौर एक परिवर्तन का दौर था, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बदल चुकी थी और इसलिए शीत युद्ध का अंत बहुत ही स्वाभाविक था। शीत युद्ध जब समाप्त हुआ, पहला जो दौर था शीत युद्ध का, उसमें तो दोनों ही महाशक्तियां आपसी विवादों में, आपसी लड़ाई में, आपस की प्रतियोगिता में, प्रतिस्पर्धा में उलझी रही। जो पैसा या जो एनर्जी वो जन विकास में लगा सकती थी, वह शस्त्रों में और अन्य अनावश्यक बातों में वो पैसा भी खर्च हुआ और दोनों महाशक्तियां एक दूसरे से उलझी रही और एक दूसरे के विरोध में प्रचार करती रही, क्योंकि दोनों में ही अपनी विचारधारा की, अपनी वर्चस्व की लड़ाई थी। लंबे समय तक शीत युद्ध के इस माहौल में संपूर्ण विश्व उलझा रहा। अन्य राष्ट्र तो निश्चित रूप से बहुत इससे प्रभावित रहे ही हैं। तो शीत युद्ध का जब अंत होता है तो बहुत ही स्वाभाविक है ये कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर उसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो तनाव था उसमें कमी आई और कई समस्याएं ऐसी थी जिनका हल खोजना आसान हुआ। ईरान इराक युद्ध की समाप्ति 1980 का जो घटनाक्रम है, अफगान समस्या का समाधान 1988, नामीबिया की स्वतंत्रता जो 1988 की बात है,
और कुवैत को मुक्त कराने में जो 1991 की बात है, उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने मिलजुल कर कार्य किया और संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी प्रभावी भूमिका निभा सका। क्योंकि यदि दोनों लड़ते तो यूएनओ भी अपना प्रभावी भूमिका नहीं निभा पा रहा था इनकी आपसी लड़ाई में। तो जो खाड़ी संकट का जो दौर था, उस समय राष्ट्रपति बुश और गोर्बाचोव ने आपस में सहयोग दिखाया और उन आपस में सहमति उनमें बनी। शांति वार्ता में भाग लेने के लिए सीरिया को राजी करने में भी सोवियत पहल बहुत सहायक सिद्ध हुई, क्योंकि कई वर्षों से वह सीरिया को हथियार सप्लाई कर रहा था। तो एक तरह से सोवियत संघ ने पश्चिम एशिया शांति वार्ता का माहौल तैयार करने में अमेरिका को पूरा सहयोग दिया। सोवियत संघ एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, तो उसको संकट से निकालने के लिए पश्चिमी देश आगे आए। सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने G7 देशों के लंदन सम्मेलन में 1991 में भाग लिया और सोवियत संघ की मदद के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का सदस्य बनाया गया। तो शीत युद्ध के अंत के साथ ही बच्चों, सोवियत संघ की जो एग्जिस्टेंस थी, जो सोवियत संघ का अस्तित्व था, जो आप ये समझिए कि विश्व के मानचित्र से एक महाशक्ति समाप्त हो गई। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ की सुप्रीम सोवियत ने अपने अंतिम अधिवेशन में सोवियत संघ को समाप्त किए जाने का प्रस्ताव पारित किया और स्वयं के भंग होने की घोषणा कर दी। इसी के साथ 70 साल पुराने सोवियत संघ का अंत हो गया। विश्व के अनेक नेताओं ने गोर्बाचोव की जो दूरदर्शिता थी, जो उदारवादी दृष्टिकोण था, जो लोकतांत्रिक नेतृत्व था, उसको बहुत सराहा और गोर्बाचोव ने शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण कर दिया। तो यह जो स्थिति थी, अंतर्राष्ट्रीय रूप में गोर्बाचोव को जर्मनी के एकीकरण का नायक भी स्वीकार किया गया। पूर्वी यूरोप में उन्हें स्वतंत्रता का जो मसीहा माना गया। शीत युद्ध को समाप्त करने का, परमाणु अस्त्रों को समाप्त करने का श्रेय उन्हें दिया गया। सोवियत संघ के पतन के साथ ही जो विश्व दो ध्रुवों में बटा हुआ था, दो गुटों में बटा हुआ था, वह अब एक ही सुपर पावर वहां पर रह गया था, अमेरिका। विश्व एक ध्रुवीय हो गया था क्योंकि अमेरिका ही अब एक महाशक्ति के रूप में अस्तित्व उसका विद्यमान था। शीत युद्ध के अंत का परिणाम है कि पश्चिम एशिया में अरब इजराइल विवाद के लिए शांति वार्ताएं चली और 1991 की पेरिस में कंबोडिया शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो कुल मिलाकर शीत युद्ध के अंत के साथ ही कई अंतर्राष्ट्रीय और जो समस्याएं थी और कई अन्य जो राष्ट्रों की समस्याएं थी, उनके भी समाधान के मार्ग खुले और यूएनओ, जो कई बार इन दोनों गुटों की लड़ाई का मंच बन जाता था और जो वास्तविक जो मुद्दे थे उन पर बात नहीं हो पाती थी, तो यूएनओ की भी स्थिति मजबूत हुई और यूएनओ ने भी एक अपनी सशक्त भूमिका का निर्वाह करना प्रारंभ किया और एक जो आवश्यक मुद्दे थे उन पर आवश्यक रूप से सोच समझकर निर्णय लिए जाने लगे। तो शीत युद्ध का जो अंत है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है अंतर्राष्ट्रीय जगत की, और शीत युद्ध की समाप्ति के जो प्रमुख कारण रहे हैं वो हमने अभी जाने, और क्या शीत युद्ध की समाप्ति का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ा बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड ई कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आपको बच्चों असाइनमेंट्स जो दिए जा रहे हैं, वीकली असाइनमेंट्स, उनको आप साथ साथ करते रहें। थैंक यू।